नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। चंपावत का योद्धा कौन? जी हां, चंपावत उपचुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। सीएम धामी ने युवा मतदाताओं का उत्साह बढ़ाया है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी ने वोट डाला है। कुलेठी में 9 बजे तक लगभग 14% मतदान हुआ है। इन सब के बीच आपको बता दें कि उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए 151 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुबह ही पुष्कर सिंह धामी ने भी वोट डाला, निर्मला गैतोड़ी ने भी वोट डाल दिया है और कुल मिलाकर कुलेठी में 9 बजे तक 14% मतदान हुआ है। तो उत्तराखंड के इतिहास में अगर देखा जाए थोड़ा जाकर, तो चंपावत की अगर हम बात करें तो चंपावत में मुकाबला हमेशा जबरदस्त रहा है। इन सब के बीच 4 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इन चारों ही तस्वीर में आप देखेंगे उपचुनाव के लिए सबसे पहले मतदान जारी है और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि भगवान के शरण में सीएम धामी उन्होंने आशीर्वाद लिया है। तीसरी तस्वीर में दिग्गजों ने वोट डाला है, जहां प्रत्याशी जो चंपावत से है कांग्रेस की निर्मला गैतोड़ी, उन्होंने वोट डाला। और ये चौथी तस्वीर आप देखेंगे जहां दिग्गजों की साख दांव पर है। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, वो खुद चंपावत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इससे पहले उन्होंने जब चुनाव हुए थे तो खटीमा से चुनावी मैदान में थे, लेकिन वो हार गए थे खटीमा से चुनाव, जिसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं जिसमें कि आज वोट डाले जा रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है चंपावत से। तो चंपावत उपचुनाव में देखना होगा कि आखिर किसकी जीत होगी, लेकिन दोनों के लिए ही ये जीत बेहद ही महत्वपूर्ण है। खास तौर पर पुष्कर सिंह धामी यहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने वोट डाला और उत्साह भी बढ़ाया उन्होंने युवाओं का। तो देखिए चंपावत का योद्धा कौन है ये तो पता चलेगा 2 दिन बाद ही, 3 दिन बाद ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि लगातार अभी भी उत्तराखंड में जो आशंकाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो जारी है। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर जातीय समीकरण क्या कुछ है उत्तराखंड के। अब उत्तराखंड के जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर दलित 18% वोटर्स हैं, ठाकुर 54% वोटर्स हैं और मुस्लिम 4% वोटर्स हैं और ब्राह्मण 24% तक वोटर्स हैं। अब बात अगर करें हम इन जातियों की, तो अब खुद पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें तो ठाकुर बिरादरी से है वो और 54% तक वोटर्स यहाँ पर जो है वो ठाकुर के हैं। अब देखिए दांव पर दिग्गजों की साख है, ये 2 दिग्गज हैं और दोनों की ही साख दांव पर है। सबसे पहले अगर हम बात करें पुष्कर सिंह धामी की, तो पुष्कर सिंह धामी खटीमा से 2 बार विधायक रहे हैं। इसके बाद अब वो चंपावत से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चंपावत से वो चुनावी मैदान में है और आज वोट डाले जा रहे हैं। निर्मला गैतोड़ी की बात करें तो 1999 से 2021 तक पीसीसी सदस्य वो हैं और ऐसे में उनका भी अच्छा खासा दबदबा है। निर्मला गैतोड़ी की बात करें तो 2 बार चंपावत कांग्रेस की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी है। दिग्गजों की साख दांव पर है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये उपचुनाव। और पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो बीजेपी को ऐतिहासिक जीत उन्होंने दिलाई है उत्तराखंड में। दूसरी बार सरकार बनाना उत्तराखंड के इतिहास में ऐसी कोई पार्टी नहीं कर पाई जो इस बार हुआ था। अब आपको और दिखाते हैं इन दोनों के ही बारे में। निर्मला गैतोड़ी की बात करें तो शराब के खिलाफ आंदोलन इन्होंने चलाया था और इनका ये कहना था कि जगह जगह पर शराब के जो दुकान है वो ना लगे, इससे समस्याएं होती है। बात अगर पुष्कर सिंह धामी की करें तो कुमाऊं मंडल में अच्छी पकड़ है। पुष्कर सिंह धामी की कुमाऊं मंडल में पकड़ बेहद अच्छी है क्योंकि यहाँ पर 54% तक ठाकुर वोटर्स है और खुद पुष्कर सिंह धामी जो है वो ठाकुर फैमिली को बिलोंग करते हैं। और निर्मला गैतोड़ी की बात करें तो चंपावत में ग्राउंड पर मजबूत पकड़ है। निर्मला गैतोड़ी अक्सर ग्राउंड पर जाती है और वहां पर लोगों से मिलती है, बातचीत करती हैं और साथ ही परिवार की तरह उनका व्यवहार रहता है वहां के लोगों से। पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री रहे और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई एक नेता 2 बार मुख्यमंत्री चुना गया है उत्तराखंड में। तो इतिहास में कई सारी चीजें ऐसी हुई हैं इस बार जो कभी नहीं हुई और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और अब उपचुनाव में जीत एक बड़ी चुनौती है।
तो ये आपको हमने ग्राफिक्स के जरिए तो समझा दिया कि आखिर इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं, इस वक्त कैसे वहां पर अभी कंपटीशन का जो नज़ारा है वो देखा जा सकता है चंपावत में। हालांकि अगर बात करें तो 14% तक मतदान हुआ है, अभी भी लगातार जारी है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने जितने भी युवा हैं उनका उत्साह बढ़ाया, उनका जोश बढ़ाया और कहा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले ही दोनों ही बड़े नेताओं के बारे में बता रहे थे दर्शकों को कि आखिर पुष्कर सिंह धामी की पकड़ यहाँ पर कैसी है, निर्मला गैतोड़ी की पकड़ यहाँ पर कैसी है। अगर देखा जाए तो दोनों की ही अपने अपने सेक्टर में अच्छी खासी पकड़ है। चंपावत का ये इतिहास रहा है, यहाँ से कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहता है तो मुकाबला बहुत ही जबरदस्त रहता है। बिल्कुल अंशिका, पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से उनको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया, उन पर विश्वास जताया और केंद्रीय हाईकमान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चूंकि प्रदेश के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे और उन्होंने उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया और हाईकमान भी इस बात को मानता है, चूँकि खटीमा जो उनका गृह जनपद है, उनकी खुद की विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर वो समय नहीं दे पाया। तो हाईकमान मानता है कि मुख्यमंत्री के पास जिम्मेदारियाँ बहुत थीं और इसीलिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जताया और हाईकमान ने यह भी कहा कि पुष्कर सिंह धामी के 6 महीने के कामों का नतीजा था कि 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और सरकार बनी और इसीलिए चंपावत से उपचुनाव के लिए पुष्कर सिंह धामी के लिए सबसे पहले प्रस्ताव सीट छोड़ने के लिए कैलाश गैतोड़ी ने रखा था। उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और कैलाश गैतोड़ी बतौर इस चुनाव में संयोजक की भूमिका में दिखाई दे रहे थे और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वो नजर आए। बीते रोज की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री डोर टू डोर कैंपेनिंग करते नजर आए, वो भी मोटरसाइकिल पे। उस वक्त भी उनके पीछे की सीट पर संयोजक कैलाश गैतोड़ी ही बैठे हुए थे। तो मुकाबला कांटे का है, चूँकि हालांकि प्लस पॉइंट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि दूसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में कैलाश गैतोड़ी जीत के आए, तो इस लिहाज से बीजेपी का पल्ला थोड़ा भारी नज़र आता है, चूँकि कैलाश गैतोड़ी को जनता ने आशीर्वाद दिया और कैलाश गैतोड़ी ने बढ़ चढ़कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार प्रसार किया। और इसके उलट अगर निर्मला गैतोड़ी इस बार अभी तक कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ है और अगर हम पिछले चुनाव की बात करें जो हाल ही में हुए थे उसके कंपैरिजन में क्या वोट्स बराबर डले हैं या ज़्यादा या कम, कितने डले हैं? ये देखिए अंशिका, सुबह 9 बजे तक जो निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया था वो 14% था, 14% और अब से थोड़ी ही देर में निर्वाचन आयोग के द्वारा कितना मत प्रतिशत में इजाफा हुआ है इसके आंकड़े जारी किए जाएंगे। हालांकि संभावनाएं ये जताई जा रही हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सुबह रसोई में व्यस्त रहती हैं और दोपहर के समय में भी वो अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते वोट नहीं डाल पाती। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोपहर 2 बजे के बाद से लेकर 6 बजे तक इन 4 घंटों में भारी संख्या में मत प्रतिशत में इजाफा हो सकता है। बिल्कुल रोहित, इस बार देखिए आप ग्राउंड जीरो पर हैं तो आप लोगों के नर्व्स टटोल चुके होंगे और आप जानते होंगे कि लोगों के दिल के अंदर क्या है। इन सब के बीच इंटरेस्ट कितना नजर आ रहा है उपचुनाव में लोगों का? ये देखिए चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, देखिए अंशिका, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है, सत्ताधारी दल, उसका कोई भी अगर प्रत्याशी उपचुनाव लड़ता है तो अमूमन जो गेंद उसी के पाले में होती है और यहाँ पर सीधे मुख्यमंत्री ही प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में चंपावत की जनता को लग रहा है, चूँकि मुख्यमंत्री ने कई वायदे किए हैं चुनाव के तहत, और ऐसे में चंपावत की जनता को लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव जीत कर आते हैं, चंपावत के विधायक रहते हैं, तो ऐसे में विकास की बयार बह सकती है, चंपावत पर भी विशेष फोकस कर सकते हैं और जनता अगर उन्हें जिता कर भेजेगी तो एक कई योजनाओं की सौगात भी चंपावत को मिल सकती है। और इसी बात को जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कोर टीम है जो चंपावत में लगातार बनी थी, तमाम जो कैबिनेट मंत्री बने थे लगे हुए थे चंपावत में, वही कुछ दिन पहले देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए, उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया खूब। चलिए ठीक है रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, हम दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर चंपावत के मुद्दे क्या हैं जिन पर आप कह सकते हैं कि एक चुनौती बनी है दोनों ही बड़े बड़े दिग्गजों के लिए यहाँ पर जीतना। तो देखिए चंपावत के मुद्दे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए टनकपुर जौल जीबी सड़क पर पुल का निर्माण एक हम कह सकते हैं कि एक ये मुद्दा है। इसके अलावा
पूर्णागिरि धाम से जुड़े विकास कार्य एक मुद्दा है कि इसका विकास कार्य जल्द से जल्द पूरा हो। इसके अलावा कोयराल पेयजल योजना के काम में तेजी लाना भी एक मुद्दा है। चंपावत तहसील कार्यालय का निर्माण ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। जो वोटर्स हैं वो बेसिक सुविधाएं जो होती हैं वो उन तक पहुंची हैं या नहीं, इसके आधार पर ही वोट देते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो ये भी एक मुद्दा है। वहां के लोग चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनमें सुधार हो। औद्योगिक विकास की मांग हमेशा से ही उठती रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है चंपावत का। टनकपुर जौलजीबी सड़क पर पुल का निर्माण, ये जो मुद्दा है इसकी मांग हमेशा से उठती रही है। इसके अलावा कई सारे तमाम जो विकास कार्य हैं उसकी भी मांग उठती रही है। तो जो यहाँ की जनता है उनको सबसे पहले सड़क चाहिए, उन्हें सबसे पहले बिजली चाहिए, उन्हें सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी कमी ना हो, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, अच्छी हो, ये यहाँ के वोटर्स को चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जब वोटर वोट डालेगा तो इन मुद्दों को जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। हमारा प्रयास है कि चंपावत में लोकतंत्र जीते, चंपावत की जनता जीते, गोविलजी महाराज का आशीर्वाद जीते, माँ पूर्णागिरि का आशीर्वाद जीते। क्योंकि आज उत्तराखंड को एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि श्रीमती निर्मला गहतौड़ी एक बहुत सशक्त आवाज सिद्ध होंगी। और इस बीच पुष्कर सिंह धामी गरीब कल्याण योजना के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। तो पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, और ये गरीब कल्याण सम्मेलन में इस वक्त मौजूद हैं पुष्कर सिंह धामी, जिसमें कि गरीबों के कल्याण से जुड़े तमाम जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो पंतनगर से पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं, पंतनगर से पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। तो वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन, बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी का नामांकन आज है। प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने बैठक बुलाई है। बैठक में विधायकों को प्रस्तावक बनाने पर चर्चा होगी। तो विधायकों को प्रस्तावक बनाने पर चर्चा होगी। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यह बैठक बुलाई है। रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, आज आखिरी दिन है और ऐसे में बैठक बुलाई है मदन कौशिक ने, लेकिन नामों को लेकर तो इसमें चर्चा होगी ही और रणनीति तैयार की जाएगी ही, लेकिन इसके अलावा क्या खास मुद्दे होंगे जो इस मीटिंग में चर्चा का विषय बनेंगे? बिल्कुल अंशिका, क्योंकि राज्यसभा की 3 सीटें हैं उत्तराखंड में, लोकसभा की 5 सीटें हैं। राज्यसभा में फिलहाल 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी से सदन के भीतर हैं और उसके साथ ही राज्यसभा से फिलहाल जो मौजूदा सांसद हैं वो कांग्रेस से प्रदीप टमटा हैं, जिनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। और इसी के तहत चूँकि आज नॉमिनेशन है कल्पना सैनी का करीब 2 बजे विधानसभा में, और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायकों को प्रदेश मुख्यालय में बुलाया है। उसके साथ ही इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी को नॉमिनेशन के वक्त उपस्थित रहने की बात कही गई है। उसके साथ ही जब नामांकन करेंगी कल्पना सैनी विधानसभा में, उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही जो संगठन के महामंत्री हैं अजय कुमार वो मौजूद रहेंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, ये तमाम लोग जो है, तमाम नेता जो है विधानसभा में जब कल्पना सैनी नामांकन करेंगी उस वक्त मौजूद रहेंगे। यहाँ पर अंशिका देखिए, क्योंकि अब कल्पना सैनी निर्विरोध राज्यसभा जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में बहुमत है, 47 सीटें उसके पास हैं, तो ऐसे में वो नॉमिनेशन करेंगी और निर्विरोध ही रहेंगी और 10 तारीख को चुन लिया जाएगा। तो ऐसे में इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए, क्योंकि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद है इस समय लोकसभा में, और राज्यसभा में भी अब 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इस पल को ऐतिहासिक बनाएगी। उसके साथ ही
पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश में 57 राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी और एक सीट है इसी के तहत उत्तराखंड में भी खाली हुई थी, जिस पर आज नॉमिनेशन कल्पना जो सैनी है करीब 2 बजे उत्तराखंड विधानसभा में करेंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है राज्यसभा के लिए सदस्य चुनना और ये मुश्किल भी हो जाता है पार्टी के लिए, लेकिन रेस में कौन कौन रहा एक सीट के लिए? रोहित, अपना प्रश्न एक बार दोहराइएगा। रोहित आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी अंशिका। रोहित, सवाल ये था कि देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है नामों को चुनना। जब भी राज्यसभा के लिए नाम नॉमिनेट किए जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चुनौती हो जाती है पार्टी के सामने, लेकिन इस रेस में कौन कौन रहा? देखिए अंशिका, इस रेस में जो संभावनाएं जताई जा रही थी वो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर सबसे प्रबल संभावना थी। और चूंकि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने की बात कही थी और प्रचार प्रसार करने की बात कही थी, तो ये संभावना जताई जा रही थी कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। और इसके साथ ही कैलाश गहतोड़ी चूँकि रातों रात हाईकमान की आंखों के तारे बन गए जब उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए उपचुनाव के लिए सीट छोड़ने की बात कही, तो और दूसरे नंबर पर उनके नाम पर चर्चा थी। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो महामंत्री हैं कुलदीप कुमार, इनके नाम की भी चर्चाएं जोरों शोर से चल रही थी और साथ में कल्पना सैनी के नाम की भी चर्चा थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रबल इच्छा थी कि उत्तराखंड से राज्यसभा में, चूँकि राज्यसभा में 2 पुरुष सांसद हैं, एक अनिल बलूनी है और एक नरेश बंसल हैं, तो पीएम की इच्छा के अनुसार कल्पना सैनी को पर विश्वास जताया गया है और उनको आज नामांकन भरवाया जाएगा। उसके साथ ही 10 तारीख को। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया विस्तार से समझाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तरकाशी में बीजेपी विधायक के साथ एसडीएम की कहासुनी हो गई, जिसके बाद एसडीएम को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। और आपको बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस के नेता ने बीजेपी नेताओं पर सत्ता की हनक का आरोप लगाया है। तो वहीं अब राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि अधिकारी मनमानी करते हैं, क्षेत्र में तरीके से काम नहीं होता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं पर अधिकारी मनमानी करते हैं और वो जनता की समस्याओं को लेकर के जब जनप्रतिनिधि जाते हैं तो उनसे वो दूसरे प्रकार का व्यवहार करते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते। आखिर उस क्षेत्र का विधायक है तो वो किस प्रकार से उसे इस प्रकार का वो कर सकता है? विधायक है, जनप्रतिनिधि है, जन समस्याओं को लेकर जाते हैं तो उनका समाधान करना चाहिए। पर कुछ अफसर अपने हनक में होते हैं जो समाधान न करके इस प्रकार के गलत आरोप लगाते हैं, उस पर सरकार का जो। डीजीपी अशोक कुमार के नाम से ट्विटर अकाउंट एक बच्चे ने मजाक के लिए बनाया था। 10 दिन की मेहनत के बाद एसटीएफ और साइबर थाना पुलिस गाजियाबाद स्थित उसके घर तक पहुंच गई, मगर जांच में अपराध की मंशा नहीं दिखी तो पुलिस ने बच्चे को समझाकर छोड़ दिया। कि ये हमें पता चला था कि डीजीपी साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसको किसी ने हैक किया है और ऐसी जानकारी मिली थी, लेकिन वो हैक ना करके किसी ने उसे कॉपी पेस्ट करके नई आईडी बनाई थी और अपनी नई आईडी बना के वो उसका एक प्रकरण था जिसमें कि उसने इस अकाउंट को यूज़ करते हुए यूपी पुलिस को टैग किया था। जैसे ये जानकारी मिली और सब उसके बारे में जानकारी की गई, सब इंस्पेक्टर और बाकी टीम को इसमें लगाया गया, तो हमारी एसटीएफ ने जानकारी की कि वो गाजियाबाद का कोई रहने वाला था। जब वहाँ पर पहुँचे तो वो एक नाबालिग था 17 वर्ष का और उसे इसके बारे में पता नहीं था। वो कह रहा था कि एक प्रैंक मैंने किया है और उसे जानकारी नहीं थी कि वो ये अपराध कर रहा है, तो उसे ये बताकर और उसे वहीं पर ही छोड़ा गया और उसे बताया गया कि जो आप कर रहे हो ये गलत है। ये कहा जा सकता है कि उसकी जानकारी। तो राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल स्थित मां सुरेश्वरी देवी मंदिर जाने वाले मार्ग पर बिगडेल हाथी ने श्रद्धालुओं की राह रोक दी। दरअसल एक दांत वाला हाथी 3 दिन से मंदिर जाने वाले मार्ग पर ही उत्पात मचा रहा है। राजाजी प्रशासन ने एहतियातन मंदिर जाने वाले गेट को श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद कर दिया है। तो एक बिगड़ैल हाथी ने उत्पात मचा रखा है, जिसके चलते अभी उस द्वार को बंद किया गया है, उस रास्ते को बंद किया गया है ताकि समस्या ना हो श्रद्धालुओं को।